नमस्कार। यूं तो 5 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं, उसका रिजल्ट 10 तारीख को आएगा। 10 यानी कि परसों आएगा। लेकिन कल जब एग्जिट पोल आया और एग्जिट पोल आने के बाद जिस तरीके के वेरिएशन उसमें दिखे, उससे कुछ आश्चर्य भी हुआ। लेकिन दो बातें बहुत साफ हुई हैं। एक, यूपी में तो आएगा योगी ही। जो चल रहा था वो लगभग तय हो गया कि आएंगे योगी ही, क्योंकि किसी भी पोल सर्वे में उनको पीछे नहीं दिखाया गया। और दूसरी सबसे बड़ी और रोचक बात जो मुझे नजर आ रही है वो है पंजाब। पंजाब जहां पर आम आदमी पार्टी को एकदम से थम्पिंग मेजॉरिटी की तरफ दिखाया जा रहा है, और बहुत आगे दिखाया जा रहा है। कई लोग तो कई सर्वे में तो उनको 100 तक की सीटें दे दी गई हैं। तो ये एक अलग है। और पंजाब में आम आदमी पार्टी का सत्ता में आना, उसके बहुत ही दूरगामी असर होंगे। हम इन सब बातों पर मामलों पर बातचीत करेंगे यशवंत देशमुख जी से, सी वोटर के संस्थापक। तो पहले भी मैं कहता रहा हूं कि इनसे ज्यादा समझने वाला, इनसे ज्यादा पब्लिक की पल्स जानने वाला कम से कम भारत देश में तो कोई है नहीं। और ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। बहुत बहुत आभार यशवंत जी आपका कि आपने इतनी व्यस्तता, और आपकी आंखें बता रही हैं कि कल दिन भर आपका किस तरीके से क्या हाल हुआ होगा। और फिर भी आपने समय दिया, बहुत आभार। बिल्कुल आना ही है। अब बहुत आभार। आप बुलाते हैं, बहुत अच्छा लगता है बात करके, बहुत आनंद, सीखने को भी बहुत मिलता है। तो नहीं इसलिए नहीं आप, ऐसा कोई बात ही नहीं है इसमें। तो पंजाब से शुरुआत करते हैं। और पंजाब का एग्जिट पोल किसी ने भी, किसी भी जो 5-6 जगह मैं देख रहा था, जैसे आपका था एबीपी के साथ में, माई इंडिया का, उससे नेक्सिस का, इंडिया टुडे के साथ में था, वीटो का टाइम नाउ के साथ में था, 24 न्यूज 24 जो कभी कभी बड़ा चाणक्य खासतौर से जो बड़ी बड़ी बातें होती थी वो न्यूज 24 में था, और पी मार्का रिपब्लिक के साथ, तो बहुत और भी थे बहुत सारे। किसी ने भी आम आदमी पार्टी को मेजॉरिटी से नीचे लगभग थोड़ा बहुत रखा होगा, लेकिन वो पार करा ही दी है बाउंड्री एक तरीके से। आप मैं मुझे कहने में थोड़ा वो जरूर हो रहा है, लेकिन आपने जरूर थोड़ा उसको एक बैलेंस तरीके कंजर्वेटिव। से उसमें रखने की, कंजर्वेटिव कह सकते हैं, क्योंकि आपको भी लगता होगा पिछली बार क्या किया था। पिछली बार दूध मुझे के याद जले है थे किया। 17 में आपने उसकी सरकार बना दी थी, लेकिन कुल मिला के मामला नीचे आ गया था। तो शायद उस वजह से भी आपके दिमाग में रहा हो, लेकिन आपके डाटा रहते हैं और उस पे नहीं गए। पहले एक हल्की सी बात एग्जिट पोल के बारे में दर्शकों पाठकों को बता दी जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है, ताकि वो समझ सके वो साइंस है क्या। और क्या अब वो साइंस उतनी फुल प्रूफ रह गई है, या 2-4 जैसे 5% का पहले हम लोग मानते थे वो रहता था। अब क्योंकि नए नए खिलाड़ी, नए नए लोग आ गए हैं, और जो वेरिएशन है, जैसे आप कह रहे हैं कि आपने शायद कहा था 51 से 61 तक सीटें मिलेंगी, लेकिन इंडिया टुडे का कह रहा है 76 से 90 तक मिल सकती है। तो इतने वेरिएशन कैसे होते हैं, इस पे थोड़ा सा पहले खुलासा करिए। देखिए, पहली बात तो जो एग्जिट पोल के डायरेक्शन से सब एक तरफ है। मेरा ये मानना है, सीटों को एक निगाह कोने रख दीजिए, क्योंकि सीटों का मैं बार बार कहता हूं, सीटों का कैलकुलेशन सेम वोट शेयर के ऊपर भी 3 लोग अलग अलग, अगर हम वोट शेयर वही दें, हो सकता है कि जिन्होंने इंडिया टुडे का कैलकुलेशन किया हो वो उसी वोट शेयर पे 90 सीट का आकलन बता दें। हमारे हिसाब से 60 का होगा, किसी के हिसाब से 70 का होगा। तो सर्वे के विज्ञान में पहली बात तो माने कि सर्वे का विज्ञान सिर्फ और सिर्फ वोट शेयर के आकलन तक सीमित रहता है। उसके आगे सीटों का आकलन, ये दरअसल उस वोट शेयर को सीट में एक्स्ट्रापोलेट करने का मैथमेटिकल फॉर्मूला अलग अलग सोशल साइंटिस्ट का अलग अलग होता है। उसका कोई भी फुल प्रूफ एक फॉर्मूला नहीं। नंबर एक बात। तो दूसरी बात, सर्वे से या एग्जिट पोल से हमें क्या कयास निकालना चाहिए, क्या समझना चाहिए, वो ये डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन अगर एक है तो ये समझ लेना चाहिए कि इसका मतलब सबके डेटा में एक चीज क्लियर आ रही है कि आम आदमी पार्टी ये पंजाब में पोल पोजीशन पे है, सबसे बड़ी पार्टी, मेजॉरिटी या मेजॉरिटी के आसपास रहने वाले की पूरी संभावना ये दिखाई दे। तो एक चीज तो ये क्लियर हो जाता है। दूसरी बात, एक्सट्रीम हाई के ऊपर देखिए क्या होता है, आप इस बात को समझ सकते हैं कि आप जब कोई भी सुपरलेटिव वाले, अतिशयोक्ति वाले उस तरीके के प्रोजेक्शन कोई दें, और अगर आपका सही हो जाता है तो लोग लंबे समय तक याद रखते हैं। और आप कंजर्वेटिव दें, अगर आप ये भूमिका माने कि नहीं भाई मेरा काम ये बताना है मुख्य रूप से कि कौन आगे है, सरकार किसकी बन सकती है,
जो जो एक कंजर्वेटिव अप्रोच है कि मुझे अपने बारे में कोई गलतफहमी नहीं है कि मैं एग्जैक्ट नंबर सीटों का बता दूंगा, या ये कोई ये उस विज्ञान का क्योंकि हिस्सा ही नहीं है। तो मुख्य मुझे संतोष इस बात का है कि ट्रैकर में 1 साल से हम लोग कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी आगे है, और जब हमारे ट्रैकर के पहली बार नंबर आए थे तो मुझे बहुत सारे संपादकों पत्रकारों ने कहा आम आदमी पार्टी तो 10 सीट भी नहीं, 2.5 की संख्या भी नहीं पहुंच रही है और कांग्रेस स्वीप कर रही है, या कुछ लोग कह रहे थे अकाली स्वीप कर रहा है। आज कम से कम मुझे इस बात की खुशी है कि सारे डेटा पॉइंट्स उसी ओर अब जाकर के बैठे हैं जहां पे हमारे 1 साल से हम ट्रैकर बोल रहे थे। नंबर एक बात, मैं एक चीज आपको और जोड़ दूं, पिछली बार बातचीत में भी हम लोगों ने जब कहा था कि वो मतलब 80 सीट तक भी जा सकते हैं, 80 का आंकड़ा आया था हम लोग। जी जी जी। तो वो क्या है कि एक बार सेंटिमेंट अगर चेंज का आता है और एक वोट शेयर का एक लिमिट अगर क्रॉस हो जाती है, तो उसके बाद में जो मार्जिनल यानी कम अंतर की सीटें हैं वो उस एक तरफ जाने लगती हैं। तो ऐसी स्थिति में सामान्य मेजोरिटी के बजाय 2/3, 2/3 के बजाय 3/4, ये होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कहने का केवल मेरा मतलब ये है कि मैं बहुत ज्यादा सीटों में कौन कितना आगे ले जा रहा है या कंजर्वेटिव रख रहा है, मैं उसको महत्व नहीं देता, और सबको अपने अपने हिसाब से सीटों का आकलन करने की पूरी सुविधा है। लेकिन जिन दो लोगों को मैं भी गंभीरता से लेता हूं, जिनके फील्ड वर्क के ऊपर मुझे भी भरोसा है, अपने अपने जो सी वोटर के आंकड़ों के अलावा, उनमें से एक CSDS संजय जी हैं, जो जिनके नंबर उन्होंने सीटों का प्रोडिक्शन नहीं किया, लेकिन उनके पोस्ट पोल में जो वोट शेयर है वो भी उसके हिसाब से भी आम आदमी पार्टी डेफिनेटली बहुत अच्छी लीड के साथ में आगे है। दूसरी बात, जो इंडिया टुडे में प्रदीप गुप्ता करते हैं एक्सिस माई इंडिया के, उनके भी कई बार हायर साइड पे बहुत अच्छे उनके अनुमान लगे हैं, और कुछ गलत भी हुए हैं, मैं इससे इनकार नहीं करता हूं, लेकिन कम से कम उनका मुझे गंभीरता पता है कि फील्ड में वो बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो इन दोनों के आंकड़े अगर हम देखें, जिसके ऊपर मैं एज ए सिपोलॉजी जिनको मैं गंभीरता से लूंगा, उसमें डायरेक्शन एक ही है, केवल एक्सटेंट ऑफ विक्ट्री के ऊपर केवल थोड़ा बहुत अंतर है। एक्सटेंट हो सकता है, लेकिन जो ट्रैकर में बोला गया था कि 1 साल से हम लगातार कि आम आदमी पार्टी एक लीड बनाए हुए है, मुझे लगता है कि अंतिम रिजल्ट उसी तरफ जा रहे हैं। अब ये तो 10 तारीख को एक्चुअली में समझ में आएगा कि क्या ये सामान्य मेजोरिटी है या दिल्ली की तरीके का कोई नतीजा है, या माइक्रो मैनेजमेंट को अंत के 15 दिन में जो हुआ, डेरा के वोट्स, जो अलग अलग डेरों के वोट जो मैनेज किए गए, बीजेपी जिस तरह से 1-1.5% से सीधे जंप करके 10% तक पहुंची फार्म लॉस को वापस लेने के बाद में, हिंदू वोटर्स का जो कंसोलिडेशन बीजेपी के लिए दिख रहा है, ये सब वैसे हिस्से हैं जिसको देखने के बाद में लगता है कि कहीं अगर 5 साल पहले की तरीके से कुछ हुआ और आम आदमी पार्टी अपने आप को उस तरीके से भुना नहीं पाई जिस तरीके का पब्लिक का मूड है, तो क्या होगा। और उसी में एक चीज और थोड़ी संदेहास्पद हो गई कि 10% टर्नआउट गिर गया। बाकी सभी राज्यों में टर्नआउट गिरने की खबर नहीं आई, पंजाब अकेला राज्य है जहां पे इतनी बड़ी तादाद में मतदाताओं मत का प्रतिशत गिरा है। तो वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल करता है खुद ही, क्योंकि जब आप एंटी इनकम्बेंट बड़े बदलाव का वर्डिक्ट आप देखते हैं तो सामान्यतः वो बदलाव का वर्डिक्ट एक अच्छे टर्नआउट के साथ में आता है। तो ये एक प्रश्न चिन्ह लगाता है थोड़ा सा, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि आम आदमी पार्टी ये सिंगल लार्जेस्ट और नियर मेजोरिटी या मेजोरिटी के ऊपर तो जा, ये इसमें कोई संदेह, ये लगभग तय हो गया है। जैसे कि आपने बताया कि एग्जिट पोल के हिसाब से भाजपा को सीटें वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, और ना जीतने का कारण मुझे सिर्फ एक लग रहा है कि या तो ये है कि आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो ज्यादा बड़ी संख्या में ज्यादा बड़े अंतर से जीत रहे हैं, इसलिए वो असर सीटों का भाजपा के पास नहीं जा रहा। आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी की जीत की सबसे बड़ी वजह बिजली पानी ही है, या लोगों का बहुत निराश होना है वहां की सरकार से, बदलाव जो एक बड़ी बात है? देखिए, दूसरा हिस्सा जो आपने बोला उसके बड़े मायने हैं, क्योंकि अगर आप 5 साल पहले कांग्रेस की जीत के समय जाएं तो उस समय अकाली दल की 10 साल की सरकार, 10 साल की ह्यूज एंटी इनकम्बेंसी जिसे आप कह सकते हैं, और अमरिंदर सिंह एक पहले के स्थापित
पुराने मुख्यमंत्री थे जिन्होंने कहा कि आप कांग्रेस को दोबारा मौका दीजिए, हम करेंगे। और आम आदमी पार्टी के उभार के बावजूद भी अंतिम मौके पे हिंदू मतदाता जो थोड़े डर गए थे खालिस्तानी सेंटीमेंट वाली राजनीति से, उन्होंने अमरिंदर सिंह को पसंद किया कि हम उधर वोट देते हैं, ज्यादा बेहतर है। तो एक सामान्य राजनीति में अकाली हारे और अमरिंदर जीते, ये एक हो गया। एक ही उसमें वो रहा कि आम आदमी पार्टी का ग्राउंड स्वेल जीत में तो नहीं हुआ, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी तो फिर भी वो बन ही गई। ये इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। देखिए, आप उनकी पार्टी को तोड़ फोड़ दीजिए, वो कर दीजिए, लेकिन आप जो जहां क्रेडिट है वो क्रेडिट आप नहीं ले सकते उस चीज का। तो एक मुख्य विपक्षी पार्टी तो वो वहां पे बनी गई थी। अब सवाल यह है कि लोगों का मन ऊब करके बदलाव के लिए क्यों गया? तो इतने 10 साल अकाली देख लिए उन्होंने, उसके बाद में 5 साल कांग्रेस देख लिया। कांग्रेस के अंदर की सिर फुटअव्वल खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू की पूरे 4 साल तलवार खींची रही। फिर कप्तान साहब हटा दिए गए, पार्टी से निकल गए। और फिर उसके बाद में नवजोत सिंह सिद्धू को भी नहीं बनाया, चन्नी साहब को बनाया गया, तो लगा कि दलित क्रांति हो जाएगी, हो जाती। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने जितना बुरी तरीके से अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रचार किया, सुबह दोपहर शाम, तो उससे जो एक नॉवेल्टी फैक्टर थी, जो चन्नी साहब को चुने जाने के कारण कांग्रेस को जो बहुत बड़ा फायदा हो सकता था, मुझे लगता है वो आपस की सिर फुटअव्वल और लड़ाई में कांग्रेस ने वो मौका गंवा दिया। अब जब लोग अकालियों से त्रस्त थे, कांग्रेस से त्रस्त थे, तो एकदम से मुझे लगता है इमोशन इस बात का काम किया कि बदलाव चाहिए, कुछ नया ट्राई किया जाए। जो नया ट्राई किया जाए, दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस, ये सब अपनी जगह पे है। वो देखिए, मुझे लगता है वोट कोई दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस और अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा पॉजिटिव ऐसा नहीं, वोट मुख्यतः बदलाव के लिए, झाड़ू लगा दो, ये एक ऐसा सेंटिमेंट हो गया जिसका कोई बहुत ये इससे मतलब नहीं था कि हम इनको लाना चाहते हैं। मेन ये था झाड़ू लगाओ, इनको हटाना चाहते हैं। तो हटाने वाला इमोशन बहुत तगड़ा था और उस इमोशन के चलते ही नतीजे बड़े चमत्कारी। तो मतलब विफलताओं पर सफलता ज्यादा हावी नजर आ रही है? मुझे लगता है कि विफलताओं पे विफलताएं ज्यादा हावी हुई। एक तो अकालियों की विफलता, उसके ऊपर कांग्रेस की विफलता, तो ये डबल विफलता है। अकाली अपने इतने विफल हो चुके थे कि कांग्रेस की विफलताओं को भुनाने के लिए वो अपने आप को आगे भी नहीं रख पाए एक ऑप्शन के तौर पर। तो ये विफलताओं पे और बड़ी विफलता ज्यादा भारी पड़ गई अल्टरनेटिव देने के मामले में। और एक फ्रेशनेस के साथ में मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को मैंडेट, जनादेश मिलेगा। जो आंकड़े हैं फिलहाल वही उसी तरफ इशारा। क्या इसमें आम आदमी पार्टी की जो जीत होने जा रही है, दिख रही है, उसमें उनके दिल्ली के कार्यकाल या दिल्ली की सरकार चलाने की भूमिका जैसी रही है, जैसा प्रचार होता रहा है, उसका भी योगदान है? और है तो क्या? क्योंकि आप लोग जब बात करते हैं तो क्यों वोट देते हैं, किस लिए दिया आपने, तो ये बात भी होती है। एक तो बदलाव की बात आ गई, लेकिन वहां पर उन्होंने जो किया, क्या वो भी एक काम आता है या दिखता है बातचीत में लोगों से? नहीं, बिल्कुल दिखता है। और पंजाब लगा हुआ राज्य है दिल्ली से, तो स्वाभाविक सी बात है, बिजली, पानी, एजुकेशन सिस्टम और मोहल्ला क्लिनिक, ये सारी जो, देखिए अब दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस भी एक ब्रांड हो गया है। हकीकत में नीचे कितना है, क्या है, ये बहस अलग होगा, वो कितना हो पाया, किस हद तक सफल हो पाया। लेकिन जिस तरह से मोदी जी ने जो है गुजरात मॉडल एक अपना ब्रांड बना दिया था, मुझे लगता है कि दिल्ली मॉडल भी एक ब्रांड बन गया है। और अगर पंजाब आम आदमी पार्टी जीतती है और वहां पर अगर उनमें से कुछ भी चीजें डिलीवर कर पाती है, तो ये नेशनल लेवल पे उनको अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ा कदम होगा इस दिशा में। ये बिल्कुल। आम आदमी पार्टी अगर सरकार बनाती है पंजाब में क्लियर मेजोरिटी के साथ में, तो ये बड़ी ऐतिहासिक घटना होगी। मुझे याद नहीं पड़ता कि भाजपा, कांग्रेस और सीपीएम के अलावा किसी और पार्टी के पास में ये ऑप्शन दो रहा है राज्यों। भारत में कि 2 राज्यों में वो सरकार बनाए। मैं जनता दल और उसकी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो तो देखिए, वो जनता दल क्या था, वो भानुमति का कुनबा जुड़ा हुआ था, तमाम चीजें आ गई तो अलग अलग लोगों के एक पार्टी के रूप में क्यों। सीपीएम एक समय पे पश्चिम बंगाल, केरल और नहीं, त्रिपुरा बिल्कुल 3 ठीक। जगहों पे सत्ता में थी। कांग्रेस और भाजपा इनका रिकॉर्ड रहा। लेकिन आम आदमी पार्टी ये पहली पार्टी बनेगी लंबे अरसे के बाद में जो एक से ज्यादा राज्यों में
सत्ता में आ रही है या सत्ता के निकट है या सत्ता की भागीदार है? मैं तो उससे और आगे भी देख रहा हूं अभी। पहली पार्टी है, रीजनल पार्टी है, जो नेशनल पार्टी बनने की ओर है, क्योंकि उनको उत्तराखंड में वोट परसेंटेज ठीक मिल जा रहा है, गोवा में ठीक मिल जा रहा है। 4 राज्यों में कुल मिलाकर के अगर 8% से ज्यादा होते हैं, कई 3 शर्तें हैं, 3 शर्तों में एक शर्त लास्ट वाली जो है, उससे ये लगता है इस रिजल्ट के बाद में उन्हें एक नेशनल पार्टी का तमगा मिलने में आसानी होगी, जो एक लगा। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि विपक्ष की केंद्र की विपक्ष की राजनीति के केंद्र अब केजरीवाल हो जाएंगे। अभी तक ममता दी जिस तरीके से अपनी सीटों को लेकर के आगे बढ़ रही थी, या चंद्रशेखर राव आगे बढ़ने लग गए थे तेलंगाना से, उनको बहुत फुर्ती आ गई थी अचानक एक जमाने में, जैसे इनके रेड्डी को आ गई थी, एनटीआर के दामाद को उस तरह की फुर्ती आ गई थी, अब उनमें भी आ गई। अब इस जीत के बाद में भले ही लोकसभा में आम आदमी पार्टी की सीटें कम हो, अभी भी कम हो, या अगले 2-4 साल भी कम हो नंबर्स में, ममता से कम हो, लेकिन वो केंद्र जो है वो ये होंगे। और इसका सबसे बड़ा दूसरा फायदा क्या है, इसी साल हिमाचल में चुनाव होने हैं और गुजरात में चुनाव होने हैं। जहां थोड़ी डिलीवरी इन्होंने पंजाब में की, और जैसे ही वो डिलीवरी लागू हिमाचल में कर दी बिजली पानी वाली, या गुजरात में उनका बेस भी है, थोड़ा बहुत बन गया है, वहां पर भी की, तो गुजरात में सरकार बने ना बने, लेकिन एक बहुत बड़ी जगह लेने के लिए आतुर होंगे वहां के कार्यकर्ता। आपको क्या लगता है इस केंद्र में? केंद्र में सबसे पहला बड़ा संकट अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस के लिए होगा, और शुरुआती फायदा इसमें बीजेपी को मिलेगा। फायदा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर वो अपोजिशन के वोट काटने में बड़ी तादाद में कामयाब होते हैं आम आदमी पार्टी वाले, जैसे मसलन गुजरात में जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुए उसमें 10-10% तक उनको वोट मिला। अब गुजरात में अगर आम आदमी पार्टी 10% वोट पोल कर जाए तो आप स्वाभाविक सी बात समझ सकते हैं कि वो किसको फायदा करेगी, मतलब कोई कांग्रेस को लाभ उसका तो नहीं मिलेगा। तो एक नेशनल अल्टरनेटिव बनने में जो लड़ाई है निश्चित तौर पे बहुत इंटरेस्टिंग होगी। दूसरी चीज, शॉर्ट टर्म बेनिफिट उसको बीजेपी को भले ही ज्यादा मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर वो अपनी पार्टी को बड़ी तादाद पे खड़ा करते हैं तो बीजेपी को ही सबसे ज्यादा उसका नुकसान होने की भी उम्मीद रहेगी, ये भी हम ध्यान रखें। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और एक चीज हमें देखना होगा, मैंने आपके प्रोग्राम में एक बार बोला था ये बात पिछली बार, कि ये कितना भी करके ममता बनर्जी चली जाए, अपने आप को गोवा में जाकर के उन्होंने जितनी भी भरसक कोशिश की हो, लेकिन ममता बनर्जी मूलतः पश्चिम बंगाल की नेता हैं मूलतः, और 42 सीट उनके पास में लोकसभा का एक कैचमेंट एरिया है, जिसके कारण वो भले ही बड़ा स्वरूप में दिखें, लेकिन सच्चाई यह है कि अरविंद केजरीवाल का कैचमेंट एरिया ममता बनर्जी से कहीं ज्यादा बड़ा है। क्योंकि आज भी हमारे ट्रैकर में अगर आप 26 जनवरी का इश्यू देखें तो 26 जनवरी का इंडिया टुडे के इश्यू में जो मूड ऑफ द नेशन हमारा पोल था, उसमें अरविंद केजरीवाल के नंबर एज एन अल्टरनेटिव कहीं ज्यादा थे, बहुत ज्यादा थे। और एज एन अल्टरनेटिव में वो यूपी के अपने राज्य के बाहर, मतलब दिल्ली के बाहर, भारत में नंबर 2 के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे, जो ममता बनर्जी पे बात लागू नहीं होती। ममता बनर्जी के नंबर ज्यादा इसलिए आते हैं क्योंकि 42 लोकसभा एरिया की सीट की पॉपुलेशन के जब नंबर जोड़े जाते हैं तो उनके नंबर ज्यादा लगते हैं। और वो भी बात सही आपका कहना है। मानिए अगर आज एक मैं हाइपोथेटिकली आपको सिनेरियो दे रहा हूं, अरविंद केजरीवाल पंजाब स्वीप कर जाए, हिमाचल स्वीप कर जाए, गोवा स्वीप कर जाए, सपोज कीजिए ऐसी स्थिति बने, तो भी इन सब क्या है, पंजाब में 13 लोकसभा, हिमाचल में 4 लोकसभा, दिल्ली में 7 लोकसभा, गोवा में 2 लोकसभा, इन सबको आप जोड़ दें और 3-4 राज्य भी जोड़ दीजिए तो भी वो पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीट से आंकड़ा वो कम नहीं होती। हाँ, तो ममता बनर्जी के पास में लोकसभा सीटों का आंकड़ा भले ही, लेकिन परसेप्शन की लड़ाई में कि वो नेशनल अल्टरनेटिव कांग्रेस के बन सकते हैं, अरविंद केजरीवाल कहीं भारी पड़ेंगे ममता बनर्जी। जी, जो आपने बात बहुत हल्के से कही, मतलब तात्कालिक प्रभाव क्या होगा और दीर्घकालिक प्रभाव क्या होगा, मुझे दीर्घकालिक प्रभाव के चलते ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अब निश्चित रूप से बहुत ही ज्यादा करेक्शन करने होंगे, और ताकि वो अगर उनसे लड़ना हिमाचल में है, उनसे लड़ना गुजरात में है, तो बहुत सारे करेक्शंस होने होंगे जिसको हम लोगों को देखना होगा। कांग्रेस के बारे में आपने बता ही दिया। कांग्रेस का कुछ समझ में नहीं आया इस बार चुनाव में।
आखिर वो चाहते क्या थे, करना क्या चाहते थे? उन्होंने पंजाब में जिस तरीके से मिसमैनेज किया है, और उसका असर मुझे डर लग रहा है बार बार। वैसे हरीश रावत ने अपनी पूरी कोशिश की है, और उत्तराखंड में संभावना भी बनती है थोड़ी बहुत, क्योंकि सीट विधानसभा छोटी है, तो उसमें कुछ भी हो सकता है। तो वहां उनका भी बंटाधार करने में मतलब गुरेज नहीं रखा गया, गुटबाजी के सहारे और बाकी चीजों के सहारे। वो हरीश रावत ने तो क्रोकोडाइल तक कह दिया था कि मेरे पीछे लगे हुए हैं वहां पर। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस कहाँ सोच नहीं पा रही है, सीधा सोच नहीं पा रही है, डायरेक्शन विहीन है, या ये है कि तुक्के में ही अभी चल रही है वो? अच्छा और बुरा दोनों देखने को मिला। मैं ये कहूंगा बुरा ये रहा कि ऑब्वियसली पंजाब में चन्नी साहब वाले मोमेंटम को जो वो गैदर कर सकते थे उन्होंने ठुस कर दिया। अगर उसी समय सिद्धू साहब का एक्सेप्ट कर लेते इस्तीफा और सुनील जाखड़ जी को पीसीसी हेड बना देते तो हिंदू और दलित कॉम्बिनेशन के ऊपर कांग्रेस स्वीप कर जाती पंजाब। और रही बात, अगर कांग्रेस उत्तराखंड निकालती है कुछ, तो उसका श्रेय केवल और केवल हरीश रावत को होगा। वो हरीश रावत की जीत होगी, वो कांग्रेस नेतृत्व की या कांग्रेस की जीत नहीं। मैं बहुत साफ बोल रहा हूं, क्योंकि उसके बावजूद कि नेतृत्व उनके विरुद्ध था, उनको उत्तराखंड में बैठने नहीं दिया, उनको पंजाब में झोंक दिया, और अंत तक में भी उनको एक्चुअली में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं किया तो नहीं किया। ठीक है ना, पंजाब में तो किया, उत्तराखंड में उनको घोषित नहीं किया, बावजूद इसके कि वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता वहां पर थे। तो कांग्रेस अगर वहां जीत भी जाती है तो उसका श्रेय केंद्रीय नेतृत्व को तो कतई नहीं है, पार्टी को भी नहीं, उसका श्रेय इंडिविजुअली शायद हरीश रावत को मैं देना चाहूंगा। सेम वही स्थिति गोवा की है। गोवा में भी जो स्थिति थी किसी से छुपी नहीं। मणिपुर हम ना भूलें, मणिपुर में कांग्रेस बहुत स्ट्रांग रही है, इतने सालों तक सत्ता में रही, लेकिन इस बार देखिए बीजेपी 5 साल के बाद में और ज्यादा स्ट्रांग होकर निकल, यानी बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियां 5 साल के बाद में मणिपुर के चुनाव में और भी ज्यादा तगड़ी होकर के चुनाव जीतने वाली। और कांग्रेस हो सकता है मणिपुर में अगर बहुत ज्यादा वैसी नतीजे आए तो नंबर 3 की पार्टी हो जाए, नंबर 2 भी नहीं रहेगी। तो आपका कहना सही कि कांग्रेस क्या सोच के कर रही पता नहीं। जो एक मैं जिस जगह पे एक जगह पॉजिटिव देखता हूं, वो आप हंसेंगे कि यशवंत जी आपको आपने क्या बात कर दी। दरअसल मैं इन चुनावों में उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के कैंपेन से काफी प्रभावित हूं। बिल्कुल है। हालांकि उनकी सीटें बहुत कम हो जाएंगी, उनके वोट बहुत कम पड़ेंगे, और प्रियंका गांधी ने जितनी कोशिश की उसके अनुपात में उनको सफलता कतई नहीं मिलेगी। उसका कारण लेकिन मूल यह है कि जो बाइपोलराइजेशन हुआ है उसके कारण कांग्रेस को लोग वहां पे गेम में नहीं देखते, वो एक अलग विषय है। लेकिन मेहनत में उनकी मैं वो नहीं, इनफैक्ट मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर आप कंपेयर करें तो अखिलेश यादव से भी कई गुना ज्यादा मेहनत दरअसल प्रियंका गांधी। अखिलेश यादव तो एक तरह से डिफॉल्ट गेनर हो गए हैं उस बाइपोलैरिटी के, उनमें उनकी मेहनत नहीं है ज्यादा। अगर मेहनत की होती तो एग्जिट पोल के नतीजे कुछ और आपको दिखाई दे रहे होते। तो वो एक अलग विषय है। लेकिन प्रियंका गांधी क्या उसी तरह से जूझेंगी, लगी रहेंगी, ये एक प्रश्न चिन्ह है। और क्या कांग्रेस में कोई रिबूट का बटन दबेगा? क्योंकि आखिर तो मानिए सपोज कीजिए अगर 10 तारीख को नतीजे में कांग्रेस मानिए कि उत्तराखंड निकाल लेती, मानिए कि कुछ स्थितियां गोवा में ऐसी बन जाती हैं कि कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट बन जाए या अपने बाकी सहयोगियों के साथ में कुछ मिला मिलू के सरकार बनाने की स्थिति में आ जाए, तो भी 2 राज्य ऐसे होते हैं जो जो कम से कम उनके एजेंडे पे आए। पंजाब अगर वो हारती है तो पंजाब में 5 साल की सत्ता के बाद में हारना, शायद मैं उतना नेगेटिव उसको काउंट उस तरीके से नहीं करूंगा कि क्यों हार गए भाई, 5 साल सत्ता में रहे हार गए, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश, ये क्या प्रियंका गांधी कंटिन्यू करेंगी या हार के बाद में निराश होकर के छोड़ देंगी? ये एक बड़ी चीज होगी देखने लायक 2024। लेकिन लेकिन सवाल ये है कि प्रियंका गांधी जूझ रही थी, लड़ रही थी, और लड़की हैं तो लड़ेंगी, और न जाने कितने अच्छे अच्छे स्लोगन उसके आए, और बहुत अच्छे से उन्होंने पेश किया उसको, इसमें कहीं दो राय नहीं है, इसमें सहमत हो सकती है। लेकिन राहुल गांधी कहाँ गायब हो गए वहां? क्या उन्होंने सोचा कि वहां कुछ नहीं होने जा रहा तो मैं अपनी ऊर्जा क्यों खराब करूं? तो अगर ऊर्जा खराब करने की बात थी तो प्रियंका तो क्यों ऊर्जा खराब कराई? तो जहां ऊर्जा लग सकती थी, जो सेंट्रलाइज्ड हो सकता था, गोवा, उत्तराखंड या बाकी और जगह पर, वहां तो उन्होंने नहीं किया उस तरीके से ऊर्जा काम, क्या पंजाब में खराब? भी। आप एक बात बताइए,
पूरे पंजाब में क्या किसी को ये बात क्लियर नहीं है कि सिद्धू किसकी शय पे काम कर रहे थे? सिद्धू तो सीधे सीधे राहुल गांधी जी की पिक थे ना। तो और क्या ये बात क्लियर नहीं है कि हरीश रावत को वो बिल्कुल नहीं चाहते, पसंद करते हैं? तो आखिर तो राहुल गांधी दो राज्यों में इन्वॉल्व थे। एक राज्य में जहां पे वो सत्ता के बाहर होने जा रही है, एग्जिट पोल बता रहे हैं। दूसरे राज्य में सत्ता में जहां वापसी होने की संभावना है, वो उस व्यक्ति के कारण है जिसको राहुल गांधी बिल्कुल पसंद नहीं करना। तो आप इक्वेशनिंग में क्या बोलेंगे? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को अभी भी, आपको मैं बहुत साफ बोलूं कि अहमद पटेल जैसे किसी वरिष्ठ स्ट्रेटेजिस्ट या सलाहकार की वहां पे उनको बहुत ज्यादा कमी लगेगी। मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी और उनके आसपास के जो भी सलाहकारों की मंडली है, मैं नहीं जानता हूं, कोई व्यक्तिगत आरोप भी नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मुझे एक केवल चुनाव विश्लेषक की हैसियत से बोल रहा हूं कि मुझे नहीं लगता कि वो उस तरीके का कंपटीशन या सोच या आगे की सोच है उसको उतना ज्यादा स्ट्रैटेजिकली लड़ाई में अपने इनपुट देने की स्थिति में अभी है। और ऐसी स्थिति में दरअसल वो पूरे उसमें एक एंगल नेगेटिव लायबिलिटी का ही, और उनके लोग जो आसपास के जो भी उन्होंने इन चुनाव में किया है उसमें उनके उठाए हुए कदमों के ऊपर तो पॉजिटिव वोट कोई भी नहीं पड़ता होगा। ये मेरा केवल कहना है। जी, आम आदमी पार्टी के लिए गोवा हमेशा से सॉफ्ट कॉर्नर रहा है और पिछली बार भी गोवा में अरविंद केजरीवाल ने फोकस किया था, इस बार भी किया, ऐसा नहीं है कि नहीं किया। पंजाब के अलावा अगर दूसरा फोकस था तो उनका गोवा में था। क्या वजह रही है कि गोवा में उस तरीके से रिस्पांस नहीं हुआ, जबकि उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री आ गए थे और लोग जुड़ गए थे? तो आपको क्या लगता है, एग्जिट, मैं फिर कह रहा हूँ एग्जिट पोल के हिसाब से क्यों उतना बड़ा? क्योंकि वहां तो बदलाव की वहां पे भी बात थी, हल्की फुल्की चल रही थी, चीजें हो रही थी। हो सकता है कि इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी वहां पूरी तरीके से नहीं आती या कांग्रेस पूरी तरीके से नहीं आती है तो कुछ खिचड़ी में योगदान इनका हो, लेकिन वो आगे क्यों नहीं बढ़ पाए, क्या वजह रही? मुझे लगता है उसका बहुत बड़ा कारण किसी बड़े चेहरे का अभाव, मतलब जिसके आप साथ में, जैसे पंजाब के केस में आप एक बात ध्यान दीजिए, भगवंत मान अत्यधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में ट्रैकर में निकल के आए, क्योंकि भगवंत मान की अपनी एक वहां पे आइडेंटिटी थी, एक कलाकार के नाते, एक हास्य कलाकार के नाते और 2 बार के सांसद होने के नाते, जो अपनी पार्टी के साथ में बना रहा, पार्टी को उसने नहीं छोड़ा। तो एक चेहरा रैलिंग पॉइंट की तरह से मिला। वही चेहरा रैलिंग पॉइंट की तरह से कुछ हद तक कोशिश की उन्होंने उत्तराखंड में देने की। हालांकि वो चेहरा इतना बड़ा नहीं था कि वो उसमें ऐड कर पाता। उस चेहरे की भूमिका उत्तराखंड में इतनी थी कि 8-10% अगर जो आम आदमी पार्टी को वोट मिलने की संभावना है उसे पड़वा ले। थोड़े उससे कम पड़ेंगे लेकिन फिर भी पड़ेंगे। जो आपने बोला कि राष्ट्रीय पार्टी बनने वाली जो कैटेगरी है उस ओर वो बढ़ जाएंगे। मुझे लगता है गोवा में कोई उनके पास में वोट कैचर बड़ा चेहरा, वो जो उन्होंने सीएम कैंडिडेट अपना घोषित किया था, ठीक है, मतलब वो उन्होंने बोला था हम भंडारी समाज से देंगे, तो उन्होंने ढूंढ ढांड के दिया भी उस तरीके से, लेकिन कोई वो कैंडिडेट ऐसा इमेजिनेशन कैच करने वाला कैंडिडेट नहीं था। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को आगे की स्ट्रेटेजी में भी अलग अलग राज्यों में जहां पर भी वो जा रहे हैं, या तो इतना समय देना पड़ेगा, जैसे कि 2014 से लेके 2022 तक 7-8 साल उन्होंने भगवंत मान को दिए एस्टैब्लिश करने के लिए। तो वो, या दिल्ली में जैसे फॉर एग्जांपल कल के दिन माननीय अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय राजनीति में जाना चाहते हैं और वो बोले कि हम दिल्ली से अब कार्य मुक्त होना चाहते हैं अपने आप। हाँ, तो मनीष है वहां पर, मनीष सिसोदिया एस्टैब्लिश हो गए हैं 7-8 साल। मुझे लगता है कि या तो उन्हें गोवा की राजनीति में 7-8 साल वैसे अपने आप को देने होंगे एस्टैब्लिश करने के लिए, लेकिन चेन्नई चेहरे को, या फिर उन्हें बड़ा चेहरा कोई लाना पड़ेगा। दोनों ही स्थितियों में उनको अभी चेहरे की कमी जो है वो साल है। जी, बिल्कुल सही। आपने आपके बारे में बहुत सारी चीजें बहुत साफ की, कांग्रेस के बारे में साफ की। हम लोग इस पर आगे भी फिर, क्योंकि 10 तारीख है, 10 के बाद फिर असलियत पे क्या समीक्षा हो सकती करेंगे। बहुत बहुत आभार आपका कि आपने इतना समय दिया। शुक्रिया।